गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपको बुद्धि के बारे में बता रहा था। मैंने बुद्धि के बारे में आपको जो एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में मैंने आपको बताया है कि विनेश साइमन का परीक्षण बताया था मैंने। उसके बाद जो मेंटल एबिलिटी है उसे ज्ञात करने के लिए कि भाई बच्चा कितना बुद्धिमान है, उसके बाद मैंने बुद्धि लुब्धि का एक सूत्र भी बताया था। आज हम बात करते हैं उसी इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं, लेकिन उसी इंटेलिजेंस में आज हम किसकी बात कर रहे हैं? आज हम कर रहे हैं आज के संदर्भ में बुद्धि की अवधारणा। आज के संदर्भ में बुद्धि की अवधारणा मैंने इसलिए आपको समझा रहा हूँ क्योंकि आप सभी को पता है कि जो विनय का जो परीक्षण था या विनय के बाद जो टलमैन ने भी जो परीक्षण दिए थे या बुद्धि के जो सूत्र थे उसके अंदर हम देखते हैं कि एक संकुचित अर्थ था। केवल बुद्धि को एक संकुचित मात्रा में समझा रखा था कि भाई बुद्धि क्या है कि केवल एक मानसिकता है, केवल कि भाई बुद्धि को केवल एक मानसिकता के आधार पर कि बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है, यानी बुद्धि केवल उसके एक मेंटल जो फॉर्म है उसके अनुसार ज्ञात कर रहे थे कि बच्चे के जो प्रारूप बन रहा था, बच्चे की जो इमेज बन रही थी, जितना बच्चा ये सारी चीजें कर रहा है वो उतना ही बुद्धिमान है। आज के युग में भी हम देखते हैं कि शिक्षक को आपने जरूर सुना होगा, चाहे मुझे मेरे से भी सुना होगा, कि हम यही कहते हैं कि भाई मेरी क्लास में जो है 4 या 5 बच्चे ही बुद्धिमान हैं। इसका मतलब है कि हम किससे कनेक्ट हो रहे हैं? हम उसी प्राचीन अवधारणा से, उसी ऐतिहासिक अवधारणा से संबंध स्थापित कर रहे हैं कि भाई बच्चे केवल 5 या 6 ही इंटेलिजेंस है या 5 या 6 ही बच्चे बुद्धिमान हैं। इसका मतलब केवल उनकी मानसिकता से ले रहे हैं कि जो बच्चा जितना जल्दी सीख रहा है वो बच्चा बुद्धिमान है। लेकिन कई बार आपने देखा है कि जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूं और मैं किसी भी बच्चे का लेता हूं कि भाई बच्चा विद्यालय में भाषा तो नहीं सीख पा रहा, मगर अपने घर जाने के बाद अपनी जो शॉप है, चाहे सब्जी की शॉप है, वहां पे जाकर वो कंज्यूमर से, जो उसका कस्टमर है, उससे आसानी से बात कर लेता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो मूर्ख तो नहीं है। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम किसी सीता का एग्जाम्पल लेते हैं। कोई बच्ची है, सीता है, जो पढ़ने के अंदर तो उसको मैथमेटिक्स के सवाल आते ही नहीं है, लेकिन एक शॉप पर जाती है और उन सारा अपना हिसाब कर लेती है। जो उसे पेरेंट्स उसे जो पैसे देते हैं वो जितने का सामान हो अपना सामान लेती है और खुले पैसे कर उन्हीं के खुले पैसे कर वो ले आती है। यानी इसका मतलब है कि उसमें बुद्धिमत्ता तो है, यानी वो बुद्धिमान तो है। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल वो मूर्ख है, या हो सकता है कि वो स्लो लर्नर है, या हो सकता है कि भाई वो धीरे धीरे सीख रही है। ये सारी यानी वो तेज नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि बुद्धिमान नहीं है। अब हम आज के संदर्भ में हम बुद्धि की अवधारणा देखते हैं तो आप सभी को पता है कि बहुत से हमारे खिलाड़ी ऐसे हैं, बहुत से हमारे संगीतज्ञ ऐसे हैं जिनकी जो एक मानसिकता है, मानसिकता का मतलब यहाँ पे बुद्धि से है कि उन्होंने बहुत कम ही पढ़ाई की। भाई उन्होंने कम ही पढ़ाई की है, लेकिन अपनी एक ऐसी क्षमता विकसित की है जिससे आज वो महान खिलाड़ी बने। जैसे सचिन है, या कोई भी संगीतज्ञ ले सकते हो, या अदर और कोई भी खिलाड़ी ले सकते हो, जो अपनी क्षमता किसी और ऐसे क्षेत्र में उन्होंने प्रकट की है जहां पे हम उन्हें ये कह सकते हैं कि ये बुद्धिमत्ता के धनी हैं, कि भाई बुद्धिमान तो हैं, अपने फील्ड में इन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग किया है। आज की संदर्भ में बुद्धि की अवधारणा में इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि हम किसी भी बच्चे को ये नहीं कह सकते कि ये बच्चा बुद्धिमान नहीं है। जैसे जैसे हमारा युग परिवर्तन होता चला जाएगा, हमें ये पता लग जाएगा कि आज के युग के जो बच्चे हैं वो किस तरह सीख रहे हैं। एक युग था, आज का ही एक युग ऐसा था जिसमें केवल जो बच्चा सीख रहा है, अब सीखने की गति के आधार पर हम बोलते थे कि ये बच्चा बुद्धिमान है। मगर आपने जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ी है। जीन पियाजे ने 1960 के दशक के बाद ये माना कि जो बच्चा वातावरण के साथ समायोजित हो रहा है, जीन पियाजे की इतनी अच्छी बात है ये कि जीन पियाजे ने एक बुद्धि का सिद्धांत दिया था जिसे संज्ञानात्मक सिद्धांत बोलते हैं। उन्होंने बोला था कि जो बच्चा वातावरण के साथ समायोजित हो रहा है वो बच्चा बुद्धिमान है। यानी आज की जो डेफिनेशन है वो यही है कि भाई आज के संदर्भ में हम बुद्धि की अवधारणाओं को माने तो आज के संदर्भ में बुद्धि की अवधारणा क्या है कि जो वातावरण के साथ
समायोजित हो रहा है। वातावरण इसका मतलब है कि जो बच्चा एनवायरनमेंट के हिसाब से अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित कर रहा है वही बुद्धिमान है, अगर आज की अवधारणा हम मान के चलते हैं तो। अब आइए हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि भाई बुद्धि के जो सिद्धांत हैं, कि भाई ऐसे कौन कौन से बुद्धि के सिद्धांत हैं जो बुद्धि को सही रूप में प्रकट करते हैं कि ये बच्चा बुद्धिमान है, ये बच्चा जड़ है, ये अलग अलग बुद्धि को विभाजित कर रखा है। तो हमारे मनोविज्ञान ने बुद्धि को अलग अलग भागों में विभाजित कर रखा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बुद्धि को दो भागों में विभाजित कर रखा है। मैंने सबसे पहले लिख रखा है कारकीय सिद्धांत। क्या लिख रखा है मैंने? सबसे पहले मैंने लिख रखा है कारकीय सिद्धांत और सेकंड मैंने लिख रखा है प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत। यानी आपसे अगर कोई बात करता है कि बुद्धि को मनोविज्ञान ने कितने सिद्धांतों में विभाजित कर रखा है, तो बुद्धि को दो भागों में विभाजित कर रखा है। जिस सबसे पहले हम बोलते हैं कारकीय सिद्धांत और सेकंड हम बोलते हैं प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत। अब कारकीय सिद्धांत के अंदर भाई कारक कौन से कि बुद्धि को बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने तो क्या कर रखा है कि दो कारक या एक कारक या बहुकारक या त्रियामी सिद्धांत, यानी बुद्धि को ये कहते हैं कि बुद्धि को संगठन करने की व्याख्या। मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो छोटे अक्षरों में दिख रहा है कि कारकीय सिद्धांत का मतलब मैंने यहाँ पे बहुत कम शब्दों में समझाया है, लेकिन बहुत कम शब्दों में ही आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, इसीलिए मैंने बहुत कम शब्द लिखे हैं कि बुद्धि के कारकीय सिद्धांत का मतलब है कि बुद्धि के संगठन की व्याख्या। बुद्धि के संगठन की व्याख्या द्वारा हम क्या करते हैं, इन कारकों को विशेष सांख्यिकी, हम क्या करते हैं इन कारकों को विशेष सांख्यिकी विधि से जिसे कारक विश्लेषण, जिसका क्या करते हैं, जिन कारकों का क्या करते हैं विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण कारक कहा जाते हैं, विश्लेषण कारक कहे जाते हैं। यानी मतलब है कि इन कारकों को विशेष सांख्यिकी विधि से कारक विश्लेषण कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि बुद्धि के अंदर हमारी बुद्धि के अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसे कारक हैं जो विशेष सांख्यिकी विधि द्वारा हम उनका क्या करते हैं एक विश्लेषण कर पाते हैं। विश्लेषण करने के बाद हमें ये पता लगती है कि भाई व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की बुद्धि होती है। यानी बुद्धि को हमने क्या माना है, एक कारक के रूप में माना है। बुद्धि को क्या माना है, एक कारक के रूप में माना है। और इसी कारकीय सिद्धांत को मैंने आपको बताया कि कारक सिद्धांत के अंदर ऐसे कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बुद्धि को अलग अलग कारक के अंदर विभाजित कर कि भाई बुद्धि के अंदर एक कारक हो सकता है, बुद्धि दो कारक की हो सकती है, यानी बुद्धि के अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारे कारक हो सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले मैंने लिख रखा है स्पेनमैन ने जो मनोवैज्ञानिक है, स्पेनमैन ने एक कारक सिद्धांत तथा दो कारक सिद्धांत और इन्हीं का एक बहुकारक सिद्धांत भी है। यानी इन्होंने एक कारक सिद्धांत यानी बुद्धि को क्या माना था, एक संरचना के रूप में माना था, एक रूप में कि भाई बुद्धि के अंदर एक संरचना है। यानी उन्होंने जी कारक मान रखा था। क्या मान रखा था, एक जी कारक मान रखा था कि सामान्य व्यक्ति के अंदर एक सामान्य बुद्धि होती है। उन्हीं का दूसरा एक सिद्धांत आया था, उन्होंने इसी सिद्धांत के अंदर उन्होंने संशोधन किया था, उनका दो कारक सिद्धांत आया था, उन्होंने दूसरा सिद्धांत एस मान लिया था कि बुद्धि के अंदर एक विश्लेषण, एक विशेषता के रूप में एक सामान्य बुद्धि तो होती है, लेकिन एक विश्लेषण के रूप में, एक विशेषता के रूप में एक अन्य बुद्धि भी होती है। यानी इन्होंने दो कारक सिद्धांत के रूप में बुद्धि को विभाजित कर रखा था। फिर थर्ड बात करते हैं हम बुद्धि को थॉर्नडाइक ने भी अपना योगदान दिया और थॉर्नडाइक ने बुद्धि को बहुकारक कि भाई बुद्धि किसी एक कारक नहीं, बुद्धि के अंदर बहुत सारी संरचनाएं होती हैं, उन संरचनाओं के द्वारा ही बुद्धि बहुत कारकों के आधार पर निर्मित होती है। यानी थॉर्नडाइक ने उसे बहुकारक सिद्धांत के रूप में विभाजित किया। फिर जो थर्स्टन है, यहाँ पे अलग मनोवैज्ञानिक है, थर्स्टन ने उसे माना कि समूह, कि बुद्धि क्या है, एक समूह के रूप में होती है। यानी समूह कारक सिद्धांत दिया, उन्होंने क्या दिया, एक समूह कारक सिद्धांत के रूप में दिया। और जो आपके जिस सिलेबस में है गिलफोर्ड और गार्डनर के सिद्धांत हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे केवल इतना समझते हैं कि बुद्धि को गिलफोर्ड और गार्डनर ने क्या माना कि गिलफोर्ड मानता है कि बुद्धि के त्रियामी सिद्धांत होते हैं, कि गिलफोर्ड ने यह माना है कि बुद्धि के अंदर तीन ऐसे आयाम हैं जिस तीनों आयामों के द्वारा ही बुद्धि को विभाजित किया जाता है। यानी बुद्धि को एक प्रक्रिया है,
संगठन कर हम बुद्धि को परिभाषित कर सकते हैं कि ये बुद्धि इस तरह की है। फिर जो गार्डनर ने बुद्धि को एक बहु सिद्धांत के रूप में, यानी बुद्धि को एक बहु सिद्धांत के रूप में विभाजित कर रखा था कि भाई ऐसे कारक जो कहीं ना कहीं बहुत सारे कारकों से निर्मित बुद्धि होती है, किसी एक कारक या किसी दो कारक नहीं, किसी समूह कारक नहीं, बुद्धि के अंदर ऐसे बहुत सारे कारक हैं जिसके द्वारा ही बुद्धि निर्मित होती है। यानी ये कार्य सिद्धांत है। कार्य सिद्धांत का मतलब ही मैंने यहाँ पे इतना अच्छा लिख रखा है। अगर इन दोनों शब्दों को आप समझते हो कि बुद्धि की एक संगठन है, बुद्धि क्या है, एक संगठन की व्याख्या है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक सांख्यिकी विधि द्वारा हम उसका विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करने के बाद हम पता लगाते हैं कि बुद्धि किन कारकों के आधार पर निर्मित है। ये कार्य सिद्धांत थे। यानी अपन कार्य सिद्धांतों को और आगे पढ़ेंगे। आज केवल मैंने केवल बुद्धि के सिद्धांत को केवल परिभाषित करा, मैंने केवल ये बताया कि बुद्धि के ये सिद्धांत है। ऐसे बहुत से मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने बुद्धि को अलग अलग कारकों के रूप में विभाजित किया, मगर 1960 के बाद हम देखते हैं कि 1960 के बाद कुछ अलग ही सिद्धांत निर्मित हुए। 1960 के बाद जो सिद्धांत निर्मित हुए उसे सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो जीन पियाजे जो पिगेस्ट ने सबसे पहले जो सिद्धांत दिया था वो संज्ञानवादी सिद्धांत था। पिगेस्ट का जो सिद्धांत था वो संज्ञानवादी सिद्धांत था और वो प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत था। वो किस प्रकार था, एक प्रक्रिया के आधार पर था। यानी अगर बच्चा वातावरण के साथ समायोजित कर लेता है तो उसे किसी कारक की आवश्यकता नहीं होती। ये जीन पियाजे ने कहा, इसने कहा, ये पिगेस्ट ने कहा कि बच्चा अगर वातावरण के साथ समायोजित हो जाता है तो बच्चा क्या है, अपने आप को एक समायोजित कर लेता है, वही उसकी बुद्धि है। ये क्रिया प्रधान सिद्धांत है। यानी बच्चे की क्रिया के ऊपर है कि बच्चा अगर क्रिया करके ये समझ जाता है कि भाई मैं अपने आप को समायोजित कर लेता हूँ। इसीलिए 1960 के बाद जो सिद्धांत है उसे क्रिया प्रधान सिद्धांत कहा। सबसे पहले जो सिद्धांत थे वो कार्य सिद्धांत थे, यानी बुद्धि को एक कारक के रूप में विभाजित कर रखा था। लेकिन 1960 के दशक के बाद हम बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, एक क्रिया प्रधान की बात करते हैं। इसीलिए मैंने सेकंड आपको नाम दिया है क्रिया प्रधान सिद्धांत, जिसमें हम पिगेस्ट और स्टर्नबर्ग सेकंड मनोवैज्ञानिक हुए। स्टर्नबर्ग यानी जो पिगेस्ट ने जो सिद्धांत दिया था वो एक संज्ञानात्मकता के लिए सिद्धांत दिया था कि बच्चे के अंदर एक संज्ञान होता है और संज्ञान द्वारा ही वो अपनी समस्याओं का समाधान करता है। यानी कहीं ना कहीं संज्ञान का मतलब ही बच्चे की क्रिया से था। यानी कहीं ना कहीं एक क्रिया, एक ऐसी क्रिया बच्चा करता है जिससे बच्चा अपने वातावरण के साथ समायोजित हो जाता है। और वही बात स्टर्नबर्ग ने भी कही। ये सिद्धांत अपन और अच्छे से पढ़ेंगे कि आपको आगे इन सिद्धांतों के बारे में और पता लग जाएगा कि क्रिया प्रधान सिद्धांत और ये क्यों होते हैं। आज केवल मैंने आज के संदर्भ में बुद्धि की अवधारणा में इसलिए पेश की है क्योंकि आपने केवल एक जो प्राचीन समय में जो बुद्धि एक संकुचित थी, उस संकुचित को छोड़ना कि भाई संकुचित नहीं, बुद्धि क्या है, एक बहुत ही एक मल्टीपल है। बुद्धि का मतलब ये क्या है कि मल्टीपल एक ऐसी प्रोसेस प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा अपना समायोजन किसके साथ करता है, एनवायरनमेंट के साथ समायोजित हो जाता है। उसी रूप में वो अपना कार्य करता है और वही सही रूप में बुद्धि है, वही उसकी सही क्षमता है। यानी आज के शिक्षक को भी बच्चे की हर एक समस्या को समझना है और उसके अनुसार ही उसे ये बताना है कि इसके अंदर बुद्धि कितनी है, यानी ये बुद्धिमत्तापूर्ण है या नहीं है, यानी बुद्धिपूर्ण है या नहीं है। आज के लिए इतना ही। उसके बाद हम जो अगला वीडियो पढ़ेंगे उसके अंदर मैं आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है गिलफोर्ड और गार्डनर, इन दोनों बुद्धि के सिद्धांत को हम अच्छे से पढ़ेंगे और आगे जीन पियाजे और स्टर्नबर्ग जो सिद्धांत है उनके बारे में भी हम आगे अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।